ही रहता। कुछ कह रहे हो देवांग? कुछ चाहिए? पानी चाहिए? पानी दे दो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले लास्ट टर्म के क्वेश्चंस कर लिए जाए ना। यही थे ना? चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे? अच्छा ये वाला कह रहे हैं? अच्छा तो इसका आंसर तो मेरे पास अभी शायद नहीं होगा, मैंने इससे नहीं उठाया था, तो मैं आपको जब क्लास खत्म होगी ना 8-9 बजे तक इन सब के आंसर डाल दूंगी। नहीं मैं इन क्वेश्चंस में नंबर डाल देती हूँ ना, नंबर तो आ ही जाएंगे ना, और फिर इनके आंसर डाल दूंगी। यही वाला था ना? वैसे ये 1 हो गया ना। अब इसका नंबर के अकॉर्डिंग मैं आंसर डाल दूंगी, तो आप लोग अपना आंसर आराम से चेक कर लोगे। ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया, यही है ना? कर लिया जाए, है ना? करा जाए। क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो क्या दिया हुआ आपका? गिवन मास दिया हुआ है 5 ग्राम। इतनी बात सबको क्लियर है? फिर 90 ग्राम वाटर दे दिया, यानी कि सॉल्वेंट दे दिया इन्होंने। कितना? 90 ग्राम at a particular temperature is 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो इसको पीएस लिख लो। ठीक है, वेपर प्रेशर मतलब या तो वीपी लिख लो या पीएस लिख लो, बात एक ही है। ये आपका 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 3000। तो प्योर जो सॉल्वेंट का है उसको ऐसे लिखते हैं, पीओ लिख देते हैं, है ना? ये प्योर सॉल्वेंट का है। ये दिया हुआ है आपका 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो निकाल लेंगे भाई। राउल्ट्स लॉ क्या कहता था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है? आर एल वीपी। आर एल वीपी क्या होती थी? पीओ माइनस पीएस डिवाइडेड बाई पीओ। ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ये प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का। प्योर सॉल्वेंट का देख पा रहे हैं आप लोग 3000 है, और ये है 2985, तो 15 रिमेनिंग होगा यहाँ पे, है ना? 15 डिवाइडेड बाई 3000, यही तो आएगा। सबको क्लियर है? राशि देख पा रहे हैं? राशि कोमल, एक्स सोल्यूट कितना आ गया? 1/200 आ गया। अब एक्स सोल्यूट आ गया आपका, तो अब आपका जीएम भी आपका सोल्यूट का दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मोलर मास निकाल सकते हैं भाई। एक्स सोल्यूट का मतलब 5 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। फिर उसके बाद ये 5 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे 90 ग्राम ये है, और 18 होता है वाटर का, तो 18 से डिवाइड कर देंगे।
ये आ जाएगा 1/2। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मोलर मास। ठीक है, सॉल्व करके देखा क्या आया है, आंसर क्या आ रहा है? कितना? 199। अच्छा ठीक है, मैं करेक्ट आंसर बता दूंगी आपको, है ना, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व तो किया नहीं है, सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। या कर लेते हैं, 5/m है ना, 5/m, यहाँ पे 5 है। सॉल्व कर लेना आप, है ना, सॉल्यूशन सॉल्व तो कर लोगे ना सही, और बाकी आंसर मैं आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एट द वेट व्हाट इज द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया needs to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease in vapor pressure by 25%। ठीक है, बोल रहे हैं यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अगर मोलर मास कैलकुलेट करें तो 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, 4 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का हो गया आपका क्या 16 हो गया। ठीक है, तो ये अपना कितना आ गया 60 आएगा आई थिंक, जब ऐड करेंगे तो ये मोलर मास निकाल लिया हमने। अब इसका जीएम पूछ रहे हैं, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर का मोल कितना आ जाएगा भाई, 100 डिवाइडेड बाई 18, यही तो होगा वाटर के मोल्स। 100 ग्राम वाटर का गिवन है। अब क्या करना है, बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का कितना डिक्रीज हो जाता है, वाटर का कितना डिक्रीज हो जाता है, 25% डिक्रीज होता है। ठीक है, 25% डिक्रीज होने का क्या मतलब है, ये सॉल्वेंट का है PO, ठीक है, और जो डिक्रीज होता है वो कितना है 25%। ठीक है, तो इसका मतलब डिक्रीज होता क्या है, PO माइनस PS, यही तो डिक्रीज होता है। ये कितना है PO का 25%, यही तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है। सबको क्लियर है ये बात कि भाई जितना ओरिजिनल सॉल्वेंट का था, ओरिजिनल सॉल्वेंट का PO था, PO का 25% डिक्रीज होता है, यानी डिक्रीमेंट जो हम निकालते हैं PO माइनस PS जो निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। और RLVP में क्या करते हैं, नीचे PO से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारी आ गई इतनी। अब यहां से PSUS की वैल्यू आ सकती है क्या, निकालना क्या है, फॉर्मूला लगा दो भाई। चलो यहाँ पे पहले लाए हम लोग स्लाइड, स्लाइड नहीं है ना हमारे पास, स्लाइड ऐड करो, स्लाइड, ऐसी स्लाइड ऐड करो। अब क्या करें, PO हमारे पास है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हमें निकालना है, X यूरिया का निकालना है, तो क्या आना चाहिए PO माइनस PS बाई PO, यही आना चाहिए। और हमारे पास PO माइनस PS क्या आ गया, PO का 25% आ गया, ये चीज आ गई है ना। कोई वेपर प्रेशर है हमारे पास, या इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा,
इसका जीएम निकालना है, तो जीएम बाई यूरिया का मोलर मास 60 हो गया, ये जीएम हो गया बाई 60। वाटर कितना लिया था, वाटर का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाटर 100 था, तो 100/18 हो गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आ जाए हमारे पास पीओ माइनस पीएस बाई पीओ, उधर से आ जाएगी, यही तो है। पीओ को नीचे ले जाओ, पीओ माइनस पीएस, इधर वाले पीओ को इधर लेके आ गए, तो 25/100 आ गया, यानी कितना आ गया 1/4। अब ये वैल्यू रख दें हम, यही तो मोल फ्रैक्शन है, तो हमारी बात बन जाएगी, है ना। अब जीएम निकाल सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई जीएम बाई 60, और इधर मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, तो जीएम बाई 60 100/18, ऐसे ही होने वाला है ना। ये 4 मल्टीप्लाइड बाई जीएम बाई 60 है, ये जीएम बाई 60 है, तो इधर ले आते हैं, तो ये है 4 GM बाई 60, माइनस कर दो 1 GM बाई 60, अब ये आ गया 100/18, तो 4 GM बाई 60 में से 1 GM बाई 60 करोगे तो 3 GM बाई 60 आ जाएगा, 100/18। अब GM क्या आ गया 100/18 मल्टीप्लाइड बाई 60/3, ये आ गया ना। अब सॉल्व कर लेंगे, ये 0 तो जाएगा नहीं, 2 से कट कर देते हैं, तो 1000 बाई क्या आ जाएगा, 1000 बाई क्या आ जाएगा 9, 1000/9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना है हमें, क्या हो जाता है इधर के जोन में, इरेजर भी सेलेक्ट नहीं होता। अच्छा ओके, अब क्या करें, कर लोगे आप लोग हैं, कैसे कट कर दूं, अच्छा अच्छा, पेन से कट कर दूं, ये कह रहे हैं, यहाँ पे आ गया 1000/, अब सॉल्व कर लेंगे आगे। ट्वेंटी 25 क्या ले लेते आप, 25% डिक्रीज कर रहा है यूरिया। अच्छा आप क्या, यूरिया नहीं डिक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। आप ये कह रहे हो कि 100 वेपर प्रेशर ले लें हम सॉल्वेंट का, तो यूरिया की वजह से डिक्रीज 25 आएगा, ये कह रहे हो। हाँ हाँ, तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी कर सकते हैं कि जो टोटल है उसको 100 मान लो, टोटल तो सॉल्वेंट का था शुरुआत का, और फिर उसके बाद कितना डिक्रीज हो रहा है 25 डिक्रीज हो रहा है, तो आप उस तरीके से भी डिक्रीज देख सकते थे, है ना। सबको क्लियर है बच्चों, अब आगे वाली स्लाइड बहुत, 1 मोल ऑफ, उसमें मोलैलिटी भी निकालनी थी उस क्वेश्चन में, लास्ट वाले में निकाल लेंगे। अब तो हमारे पास सब कुछ आ गया ना, निकाल लेंगे, क्या नाम है दीपक, निकाल लेंगे मोलैलिटी, आ गई है। 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर मैं भूल जाऊं 10 बजे तक तो ग्रुप पे अपने मैसेज करना, मैम आंसर प्लीज,
इनके आंसर, एग्जैक्ट आंसर्स मैं दूंगी ना, तभी तो टैली करो, किसी की कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुई है वो चीज, वैसे मैं भूलूंगी। 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 2 moles of water vapor. 2 moles of water. Vapor pressure of solution relative to water. यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू वाटर पूछ रहे हैं और दोनों के मोल्स गिवन है, तो निकाल सकते हैं। देखो ये पूछ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू वाटर, इसका मतलब पीएस डिवाइडेड बाय पीओ पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, ये पूछ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिलेटिव टू वाटर। इन्होंने यहाँ पे लोवरिंग नहीं पूछी, इन्होंने पीएस बाई पीओ की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे, फॉर्मूला तो हमारे पास है ना, फॉर्मूला मतलब जैकपॉट तो अपना लगा ही हुआ है कि अपने को पता है पीओ माइनस पीएस बाई पीओ, ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये सोल्यूशन का है, ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात सबको क्लियर है। दोनों के मोल्स क्वेश्चन में दिए हुए, एक का सॉल्यूट का 1 और सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो सीधे सीधे मोल्स हैं, तो सॉल्यूट का 1 है और यहाँ पे 1 + 2। ये इक्वेशन, इतनी बात सबको क्लियर है, यस और नो। अब क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/3 पीओ माइनस पीएस बाई पीओ। हमें पीएस बाई पीओ की वैल्यू चाहिए, क्या करें पीओ से डिवाइड कर दें, इसको ओपन कर लें, इस पूरे को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा पीओ बाई पीओ माइनस पीएस बाई पीओ, ये हो जाएगा। ये तो कट गया अपना पीओ पीओ, देख पा रहे हैं सब लोग, ये 1 माइनस पीएस बाई पीओ आ गया। अब क्या करो पीएस बाई पीओ को उधर ले जाओ, 1/3 को इधर ले आओ, तो अब आप अपनी बात अब बन जाएगी। अब एक स्लाइड हमको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करें हम लोग अब 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ तो कितना आ जाएगा पीएस बाई पीओ कितना आ जाएगा, पीएस बाई पीओ, पीओ इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 1/3 आया, ये आया 2/3 पीएस बाई पीओ, यही पूछा है कि पीओ बाई पीएस पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है पीएस बाई पीओ पूछा है, उन्होंने पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू वाटर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताइए रिलेटिव टू वाटर। तो पीएस बाई पीओ पूछा है तो रिवर्स कर दो, कुछ तो करना नहीं है, पीएस बाई पीओ आ गया 2/3, यही तो पूछा ही है, ठीक है यही है, बस यही पूछा गया, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिलेटिव टू सॉल्वेंट पूछ रहे हैं। हेमांग क्लियर है, विदुषी, राशि, कोमल, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन मूव करें। नेक्स्ट अपना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता कब है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है, मतलब सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट क्या ले लिया हमने नॉन वोलेटाइल, जो वही बोला था जो ढीट वाला जाकर के बैठ जाएगा, जैसे कोई सॉलिड डाल दिया, जैसे यूरिया डाल दो तो यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, तो वो जाकर के ऊपर की लेयर में नीचे की लेयर में बैठ जाएगा
वो वेपर प्रेशर को डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि अब कम वेपर्स निकलेंगी, पहले ज्यादा निकल रही थी। तो इतनी बात सबको क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते थे तो वेपर प्रेशर तो डाउन होता था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, मतलब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। होता क्यों है, कैसे होता है, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? इवेपोरेट होना शुरू हो जाए, वेपर्स बनना शुरू हो जाए। अच्छा, ऑनलाइन में कोई बताना चाहते हैं तो बताएं। अच्छा, और कोई? कोई बताना चाहता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 8th और 6th का बच्चा क्या बताता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉयल होने लगे, हाँ हाँ, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है, यही बोलते हैं। वो टेम्परेचर जिसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोल देते हो? बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हो, ठीक है। लेकिन जब हम वेपर प्रेशर पढ़ लेते हैं, तो वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद अब हम लोग वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो सपोज ये कंटेनर था हमारे पास, इसमें कोई लिक्विड है, ऊपर जा रहा है, वेपर बन रहा है, ठीक है। तो एक प्रोसेस इवेपोरेशन होता है, अपने आप हो रहा है, ठीक है। एक प्रोसेस बॉइलिंग होता है, बोलने लगे बॉइलिंग होने लगी। तो बॉइलिंग का क्या मतलब है? देखो, ऊपर से इसमें लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब इस बात को ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो ये कोई पार्टीशन है, ये कोई सिलेंडर है, ठीक, ये कोई पार्टीशन है, यहां से नीचे कोई गैस फिल है और ये ऊपर एयर फिल है, ठीक। ऊपर एयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, ये बोलो एयर क्या लगाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर नीचे की तरफ क्या लगाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? और नीचे की तरफ जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स भी टकरा रहे होंगे, इधर उधर वॉल से कोलाइड कर रहे होंगे, आपस में कोलिजन कर रहे होंगे, तो ये भी प्रेशर क्रिएट करेंगे ना। तो एक पी गैस होगा। अब ये जो पिस्टन है या जो पार्टीशन है, ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे पी गैस अगर इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये पिस्टन जो होगा या जो ये जो पार्टीशन है, ये क्या रहेगा? वहीं पे रुका रहेगा। क्यों? ऊपर से जितना प्रेशर है उतना ही नीचे से प्रेशर है। इतनी बात सबको क्लियर है? इक्विलिब्रियम टाइप रहेगा। लेकिन अगर गैस का प्रेशर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, एक्सीड करता है, एटीएम से एक्सीड करता है, तो ये पिस्टन थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा जब एटीएम से एक्सीड करेगा, ठीक। ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, बॉइलिंग की बात करते हैं जब हम लोग। तो बॉइलिंग में क्या होता है, देखो लिक्विड की वेपर बनना स्टार्ट हुई, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे जो वेपर्स हैं उनकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कोई टाइम ऐसा आए जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। अब कंडीशन तो लिमिटिंग ली जाती है, वैसे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल होंगे तो तुरंत बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन एक पार्टिकल भी अगर ज्यादा हो गया, कुछ मिलीमीटर भी अगर ज्यादा हो गया इसका वेपर प्रेशर, तो तुरंत वो मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा छोड़ के,
ठीक है, इसका मतलब बॉइलिंग होने लगेगी। और उस टेम्परेचर को अगर आप नोट करो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशन है इस पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्लियर होती है बात इतनी? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रोसेस, बॉइलिंग पॉइंट का मीटर नहीं आएगा, थर्मोमीटर लगा के ही टेम्परेचर चेक करते, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, है ना। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार डेफिनेशन को भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। किसी भी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने दी नहीं है, चलो, क्योंकि जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट है आपका टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतनी वेपर बन जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर क्रिएट कर दे, तो उस कंडीशन में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। और उस टेम्परेचर को अगर थर्मोमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर कर लो तो क्या बोलोगे, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब इतनी बात सबको समझ आ गई, तो अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ लेंगे आराम से। देखो क्या किया गया, लिक्विड लिया गया, दो कंटेनर है, इसमें एक सॉल्वेंट लिया गया प्योर। ठीक, इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया गया और इसके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इनके बीच में ग्राफ खींचा गया। ठीक, तो प्योर सॉल्वेंट या किसी भी लिक्विड और उसके टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इस तरीके। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है। अब क्या किया इन्होंने, पहले प्योर सॉल्वेंट ले लिया, उसके वेपर प्रेशर और इसके बीच में ग्राफ खींचा, फिर उसके बाद क्या किया, इस पे वही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम मिक्स करेंगे, अब सॉल्यूशन बना देंगे। और सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन में दो चीजें क्या है, सॉल्यूशन कैसा बना हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट। यही वाला सॉल्वेंट लिया जो पहले लिया था, उसी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ठीक, अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा और उसके वेपर प्रेशर और उसके बॉइलिंग पॉइंट को देखा, टेम्परेचर को देखा, तो उनके टेम्परेचर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में ग्राफ खींचा। तो देखते क्या है हम लोग कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और इसके बीच में अगर ये कर्व आता है तो सॉल्यूशन का उसके नीचे की तरफ उसी तरीके का कर्व आता है, लेकिन कहाँ पे आता है, उसके नीचे की तरफ। इधर वेपर प्रेशर दिया गया। ठीक, ये प्रेशर की यूनिट है, यहाँ पे प्रेशर को शो करते हुए हमने दिखाया है कि इतना जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये 1 atm है। ठीक है, या बार में 1.013 बार, ये जो प्रेशर है यहाँ तक, ये प्रेशर 1 atm है। ठीक, अभी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई हमने, बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि 1 atm के इक्वल अगर वेपर प्रेशर हो जाता है किसी भी लिक्विड का, सॉल्वेंट का भी हो सकता है, सॉल्यूशन का भी हो सकता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे इस पॉइंट पे जा करके 1 atm है और सॉल्यूशन का इस पॉइंट पे है। ये बात सबको क्लियर है? ग्राफ ठीक, सॉल्वेंट का यहाँ पे इस टेम्परेचर पे और सॉल्यूशन का इस टेम्परेचर पे जाकर के प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना, ये देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर शो किया गया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ते 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 यहाँ पे 1 atm हो जाता है, इसके ऊपर 1 atm से ज्यादा है, इस पॉइंट पे 1 atm, इसके ऊपर 1 atm से ज्यादा, इसके नीचे 1 atm से कम शो किया गया। तो इसका मतलब इस पे अगर टेम्परेचर देखो तो ये बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ये सॉल्वेंट का कर्व है तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, यहां वाले को देखो अगर, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कर्व है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे 1 atm शो कर रहा है, ये किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? ये टेम्परेचर सॉल्यूशन का हो जाएगा। अब अगर ग्राफ को ध्यान से देखो तो टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ रहा है ना, इसका मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। क्लियर होती है बात? ठीक, तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं टीबी नॉट से, इसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, कई लोग टीबी 0 भी बोलते हैं, आप बोलो टीबी नॉट, और जो सॉल्यूशन का होता है उसको टीबी बोलते हैं। ठीक, अब ये जो दोनों का डिफरेंस होगा यही तो इंक्रीज होगा, उसी को यहाँ पे नया नाम दे दिया गया। नाम क्या दिया गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज को क्या बोल दिया? एलिवेशन। इंक्रीज को क्या बोल दिया? एलिवेशन। तो टीबी नॉट जो लिया था वो किसका था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर भी लिख सकते हो, प्योर का मतलब केवल सॉल्वेंट। और टीबी जो लिया है वो क्या लिया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये माना है हमने, ठीक है, इसको नाम दिया है। ठीक, टीबी नॉट और टीबी दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इंक्रीज है, उसी को एलिवेशन बोलेंगे। भाई ये क्या है? ये ज्यादा है, ये कम है, तो जिसका ज्यादा है अगर हमें निकालना है, या सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा है माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यही तो होगा। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक, अब देखो एक और चीज इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो हमने ग्राफ से समझ लिया, ये ग्राफ से हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब यहाँ पे सॉल्वेंट था केवल, और जब यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया हमने, ठीक, तो आप कह रहे हो कि इसका वेपर प्रेशर हाई है, और जब सॉल्यूशन बना रहे हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के, इसमें क्या ऐड किया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब सॉल्यूशन बना रहे हो तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, इसी को तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह रहे थे। ठीक, वेपर प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। वेपर प्रेशर अगर लो हो गया तो ये देखो, ये वेपर प्रेशर था, यहाँ पे टेम्परेचर लिया था, इसका वेपर प्रेशर है लो, सॉरी हाई, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। ठीक है, अब एक ध्यान से ऐसे समझते हैं, ऐसे ही सिंपल एक एग्जांपल लेंगे। ये 1 atm प्रेशर है,
ठीक, मान लो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर है मान लो 0.6 atm, ये 1 atm है, ये 0.6 atm, ठीक। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, मान लो ये आ गया 0.4 atm। अब देखो, जब सॉल्वेंट को 1 atm तक पहुंचना है तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 0.4 atm और इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन को इंक्रीज करना है तो 0.6 atm इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब अब ज्यादा वेपर बने, ज्यादा वेपर कैसे बनेगी, ज्यादा आपके क्या हो, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तभी ज्यादा वेपर बनेगी। तो इसका मतलब ये जो चीज है, जो सॉल्यूशन बनेगा फाइनल, इसमें बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होना ही है, टेम्परेचर को तो आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी तो इस 1 atm तक आओगे, बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। अब देखो, अब यहां तक की बात समझ में आ गई कि अगर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वो क्या था हमारा, डेल्टा टीबी, इसको बोलते हैं टीबी नॉट माइनस टी। टीबी माइनस टीबी नॉट, सॉल्वेंट का कम था ना बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का बढ़ गया था। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट से देखा गया ऐसा, एकदम से अचानक से कोई चीज नहीं आती है, एक्सपेरिमेंट करते साइंटिस्ट, फिर देखते कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडेंसी देखी गई तो ऐसा देखा गया कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के। ठीक है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट मास इन kg। ठीक है, अब ये सॉल्यूट के मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है डेल्टा टीबी, इसीलिए इसको बोला गया कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको मैंने क्या बताई थी कि ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए ये क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो टीबी और टीबी नॉट कोलिगेटिव नहीं है, कौन कोलिगेटिव है, डेल्टा टीबी, इसीलिए बोला गया डेल्टा टीबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की क्या मोलैलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो क्या आ गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम था। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, बोलते हैं के बी। ठीक है, ये जो के बी है इसको बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो के बी है, ये के बी केवल सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट के लिए होता है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए ये अलग अलग होगा। तो केबी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर। केबी को बोलते क्या है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमें केबी की यूनिट निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालेंगे, केबी की यूनिट हो जाएगी डेल्टा
TB बाई M, ये हो जाएगी। ये डेल्टा T है, ये केल्विन में लिया जाएगा टेम्परेचर, तो ये तो केल्विन हो गई इसकी यूनिट। नीचे मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी की यूनिट आपको पता है मोल पर केजी होती है, तो ओवरऑल में अगर यूनिट देखो तो क्या हो जाएगी, केजी इंटू केल्विन बाई, ऐसे लिखी रहती है, निकाल लेंगे सब लोग ऐसे। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, केबी की यूनिट वगैरह ये तो बोर्ड में पूछते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर है? हाँ, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? हाँ, केबी की वैल्यू होती है, केबी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है मैक्सिमम, और जब नहीं गिवन होगी तो एक फॉर्मूला बता देंगे आपको। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग नहीं, फिक्स होती है। कोई जैसे बेंजीन है तो बेंजीन के लिए जो वैल्यू है वही रहेगी, लेकिन हमको याद नहीं करनी है क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन होती है। ठीक है, और जहां नहीं गिवन होगी उसके लिए फॉर्मूला है, कुछ और डेटा दिया होगा वो फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस में गिवन। ठीक है, कोई कह रहा था क्या कुछ? हाँ बेटा, कोमल कुछ कह रहे हैं? क्लियर है, अच्छा ठीक। अब देखो, ये केबी है, अगर हम लोग बात करें केबी की यूनिट निकाल ली, अगर हमें केबी को डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अब आगे हमारी स्लाइड हमें पढ़नी पड़ेगी तो हम यहीं पे कर देते हैं। अगर हमें डिफाइन करना है केबी को तो कैसे डिफाइन करें? केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम। अगर मोलैलिटी 1 ले लो, क्या ले लो? एफ एम इज इक्वल टू क्या ले लें हम? 1 मोल पर केजी। तो क्या देख पा रहे हो, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 ले लेते हैं तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है वो किसके इक्वल आता है? केबी के इक्वल। ठीक, इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, या यूनिट कह सकते हो, देन elevation in boiling point elevation in BP is equal to K। क्लियर है? या ऐसे कह सकते हो कि अगर सोल्यूट के 1 मोल को आप सॉल्वेंट के 1 kg में डिसॉल्व करो तो आप अगर चेक करो कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हो रहा है, मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो केबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 kg केल्विन पर मोल। ठीक, जितना इंक्रीज होगा वही हो जाएगा। कब? जब मोलैलिटी 1 है। ठीक, और इसी को अगर आप किसी सोल्यूशन के लिए केबी निकाल रहे हो और मोलैलिटी 1 करते हो तो उसी को आप मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे लिख दिया कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू है सपोज x। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे कि इन्होंने केबी की वैल्यू x दे दी है और मोलैलिटी क्या है? 1। उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, केबी की वैल्यू क्या दे दी है इन्होंने? x। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है ये है आपका, अगर क्वेश्चन में कभी केबी का वैल्यू ना दिया हो, हमें कैलकुलेट करना पड़े तो हम क्या यूज करेंगे? तब फॉर्मूला यूज करते हैं R मल्टीप्लाइड बाई M मल्टीप्लाइड बाई TB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा H VP। अब है VAP है क्या क्या ये देख लेते हैं।
आर होता है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी 4 यूनिट होती है, एक जूल वाली लेते थे हम लोग, एक लेते थे कैलोरी वाली, एक लेते हैं लीटर एटीएम वाली। जो यूनिट लोगे उसके अकॉर्डिंग केबी की यूनिट आ जाएगी। तो ज्यादातर हम लोग जूल वाली ले लेते हैं, वो वैल्यू होती है 8.314। कैलोरी वाली लेनी है तो 1.99 आती है, वो 2 कैलोरी। ऐसे करके आगे और भी यूनिट होती है आर की, है ना, ये केवल जूल नहीं है। ये आर हो गया। ये M1 जो लिखा हुआ है ये है सॉल्वेंट मोलर मास, ठीक। टीबी जो है ये आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट जो भी होगा क्वेश्चन में वो गिवन होगा। और डेल्टा एच VAP जो होता है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कौन बताएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? 11th में पढ़ा हुआ है। किसमें? सॉलिड से गैस या गैस लिक्विड से सॉलिड? लिक्विड से गैस। वेपराइजेशन बोल रहे हैं ना, लिक्विड से गैस। 1 मोल लिक्विड को अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना एंथैल्पी चेंज होगा, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो कोई भी एंथैल्पी का अगर आपको डेफिनेशन करना है, जानना है, तो उसमें कंडीशन क्या ले लेते हैं? 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया जाता है वो। ऐसा नहीं बोलेंगे 4 किलो ये कोई लिक्विड है इसके लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालो, ठीक है। किसके लिए क्वेश्चन में गिवन होते हैं ये डेटा? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करते हो पूरे तरीके से तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। आर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तब आपके पास केबी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में केबी गिवन, ठीक। टॉपिक होता है खत्म। अब इस पे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन दे सकते हैं, जेई में कैसा क्वेश्चन दे सकते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, ऑनलाइन वाले भी पी सकते हैं, पानी पियो जल्दी जल्दी। तुम्हें नहीं पीना है? क्यों? तुम वो कैमल की तरह एनर्जी ड्रिंक लेके आए हो क्या? क्या कह रहे हो? अच्छा, खाना खा के आए इसलिए प्यास नहीं लगी। कुछ कह रहे हो देवांग? कुछ कह रहे हो? स्टार्ट किया जाए? हाँ? ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जितने क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम से अपनी बात बन जाएगी। एम मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी निकालना हम लोग सीख चुके हैं। या तो क्वेश्चन में मोलैलिटी होगा या डेटा गिवन होगा। स्टार्ट करें, चलो। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस का मतलब होता है पानी में बनाया गया है, सॉल्वेंट वाटर, ठीक। Aqueous solution of glucose boils at 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन बीपी, इसको हम लोग टीबी लिखते हैं, है ना। तो ये दिया हुआ 100.01, ठीक। फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, केबी, देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर दिया हुआ है केबी 0.5 केजी पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन, क्या निकालना है? नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसके, ग्लूकोज के। वाटर कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। क्लियर है बात इतनी। अपने पास अगर आप ध्यान से देखो तो टीबी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, और अपने पास केबी गिवन है। तो इन सब डेटा से हम लोग वो निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, हाँ वाटर की बात होगी ना, हाँ पहले प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, 100 मानते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में 100.13 करके डेटा दिया होगा। अगर डेटा दिया है तो उसी डेटा को यूज करना, नहीं दिया है तो 100 मान लो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर का, और क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो डेल्टा टीबी निकाल सकते हो यहाँ से, यस और नो। ये टीबी नॉट हो गया ना डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर है यहाँ से बात। तो 100.01 है, यहाँ पे 100 से माइनस कर दोगे तो 0.01 आ जाएगा डिफरेंस। डेल्टा टी भी आ गया, अब मोलैलिटी निकल जाएगी। केबी भी दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम निकाल लो, डेल्टा टी बी बाई के बी। डेल्टा टी बी 0.01 यही डेटा आया था ना अपना, और के बी कितना दिया हुआ था 0.5। तो कैलकुलेट हो जाएगा 1/50 आ जाएगा। सबको क्लियर है, विदुषी, कोमल, हेमांग, हर्षित, राशि क्लियर हो रहा है। मोलैलिटी निकल आई, क्या निकालना है, ग्लूकोज के मोल्स अगर निकालने तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि अगर मोल्स आपके पास हो तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है। तो मोल्स निकाले, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या लेते हो, सॉल्वेंट का मास ही तो लेते हो। किस में लेते हो, केजी में। तो ये मोल्स निकालने हैं तुमको, एन मान लो इसको। सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 100 ग्राम था कि केजी था, तो 100 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, फिर 1000 ऊपर चला गया, एन यहाँ पे है, ये 100 है तो ये 10n आ गया। 10n इज इक्वल टू मोलैलिटी आ गया, मोलैलिटी 1/50 थी तो यहाँ रख लो 1/50 इज इक्वल टू 10 इंटू n। ठीक है, तो ये 1/500 आ जाएगा n। ये मोल्स आ गए अपने। अब मॉलिक्यूल्स ही तो पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना, तो हमें पता है अगर मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं आराम से। क्यों, मोल्स मालूम है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। यही तो करते हैं हम लोग। मोल्स अपने कितने आ गए, 1/500। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, यही था ना 1/500, 6.022 10⁻⁻23। इसको अगर 1/5 कर लो, ये 2 0 को उड़ा दो
तो ये वैल्यू कुछ आपकी 500 था, वो मोलैलिटी थी 1/50। देखो मोलैलिटी आई थी ना 1/50। यहाँ पे जब 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया तो 10 का नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था ना 10n, तो 10n इज इक्वल टू ये आया था, तो n इज इक्वल टू 1/500 आया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, दोबारा से बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। राशि, राशि की आवाज नहीं आ रही है, क्लियर है? तो मोल से मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, है ना। अच्छा, ये जितने कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं ना, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। ठीक है, जैसे कोई मान लो अगर आयनिक कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है, जो कंपाउंड ब्रेक नहीं हो रहा है या एसोसिएट नहीं हो रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगता है। नहीं तो इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर बताएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताएंगे, उसके बाद एक फैक्टर बताया जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में जैसे ही आपको जानकारी हो जाएगी, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते ही, सॉल्यूशन के क्वेश्चन पढ़ते ही आप पहले सबसे पहले देखोगे कि वो कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है आंसर। ठीक है, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में हमारा ग्लूकोज लिया था हमने, तो ग्लूकोज आयनिक कंपाउंड नहीं, आयंस नहीं बनाता, तो हमने सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे हमने NaCl ले लिया होता, K2SO4 ले लेते, तो वो तो आयंस में ब्रेक होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, वो सिखाएंगे आपको कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो वो वेंट ऑफ फैक्टर को हम I से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूला में अगर यहाँ पे कोई आयनिक कंपाउंड होता जो डिसोसिएट हो रहा होता, तो उसके लिए पहले I कैलकुलेट करते और I यहाँ पे मल्टीप्लाई होता। फॉर्मूला कैसे चेंज होता, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू PAB इंटू M। फॉर्मूला सेम है, बस वेंट ऑफ फैक्टर वहां पे क्या लग जाता है, उसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। ये जो होते हैं जितने नॉन वोलेटाइल होते हैं और जो आपके ब्रेक नहीं होते हैं आयंस में, या कहीं पे एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, वहां पे I की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे I लिया ही नहीं हमने। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर की बात ही नहीं करी, अभी करेंगे, इसलिए इसके 2-4 ही क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद फिर आपका ये सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आपका वेंट ऑफ फैक्टर के साथ और क्वेश्चंस आएंगे इसके। चलो नेक्स्ट करें। अच्छा सब लोग पढ़ो इसको, जरा ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं बताऊं, एक बार ट्राई करो तब। आज मानस कहीं छुट्टी तो नहीं समझ रहा था कि छुट्टी है, नहीं तो मैथ्स का ऑफ है, केमिस्ट्री का भी ऑफ। एक बार ट्राई करिए फिर मैं बताऊं। सब लोग कर रहे हैं? वन 1.013 बार का मतलब 1 ATM की बात कर रहे हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट,
अच्छा, अभी 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार ही बताया था ना, है ना, यही बताया था। निकाल पा रहे हैं? पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, समझ रहे हैं आप लोग? पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। देखो, आपके पास मोलैलिटी निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो, निकाल लें पहले। मोलैलिटी 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, बताया हुआ है आपको। और वाटर कितना है, 1 kg, तो ये 1/10 आ गई मोलैलिटी। यहां तक की बात क्लियर है? अब क्या करें, डेल्टा टी भी निकालना है, के बी इंटू एम, यही तो होता है। के बी क्वेश्चन में 0.52 दिया हुआ है, एम आपका 1/10 है, इसका मतलब ये आ गया, कितना आ गया, 0.052। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज कितना होगा। अब इस क्वेश्चन का कैच ये है कि आपको एक डेटा याद रखना पड़ेगा एग्जैक्ट। अगर डेटा ये, क्योंकि मैंने क्वेश्चन उठा करके एनसीईआरटी से दे दिया था, जेई में तो ये वाले आते नहीं है, लेकिन ये वाला डेटा याद रखो, फिर भी कहीं काम आ जाए, ठीक है। देखो, डेल्टा टी भी तो हमें डेटा से पता लग गया। आप बोल रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट दिस, ये जो आपका प्रेशर है, ये क्या है, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो बार है ना, इक्वल टू होता है 180, ठीक। इसका मतलब बोल रहे हैं कि अब ये जो सॉल्यूशन है, इन्होंने वाटर लिख दिया है, अब ये बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में ये जो वाटर है जिसमें ग्लूकोज आपने डाल दिया, वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो डेटा क्या याद रखना है कि भाई 1 atm, वैसे तो हम बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग याद रखेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15, ये डेटा याद रखना है, ठीक है। इस पे ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 डिग्री केल्विन। अब नॉर्मल 373.15 पे बॉयल होता है, तो डेल्टा टी भी हमें पता चल गया, कितना एलिवेशन हो रहा है वो पता चल गया, तो टी भी आ जाएगा। ये हमें टी बी नॉट पता है, ये डेटा आपको दिया नहीं था, ये हमें अपने मन से सोचना था। ये डेटा हमको गिवन नहीं था, अब ये हमको क्या करना था, अपने मन से सोचना था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वैसे तो हम 100 ले लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस कर दो तो 373 ले लेते हैं,
ठीक है, ज्यादातर केसेस में गैसियस स्टेट के जो क्वेश्चन 11th में हम लोग करते थे उसमें हम लोग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या ले लेते थे, 100 ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लेना है, आपको 100.15 लेना है। तो 373.15 केल्विन आ गया। ये तो बॉइलिंग पॉइंट है ओरिजिनल वाटर का। इस सॉल्यूशन का पूछा गया है, डेल्टा टीबी का डेटा पता है तो टीबी निकल जाएगा। टीबी क्या होता था भाई हमारा, टीबी होता था हमारा, स्लाइड कहाँ गई, टीबी हमारा क्या होता था, या ऐसे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता था टीबी माइनस टीबी नॉट। ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन से पूछा गया है, टीबी आपको बताना है किसका, सॉल्यूशन। तो टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट हो जाएगा। ये आ गया आपका क्वेश्चन में 0.052 आ गया और ये आपका है 373.15। तो आ जाएगा आंसर। क्या कहते हो, पॉइंट, अब इसको ऐड कर लो जो भी आ जाए आपका, 1 तो आएगा ही आएगा। ये आपका 2 लास्ट में आएगा, 551 होगा और ये क्या होगा, 2 आएगा, है ना, इतना। अगर ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में होंगे तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है सबको। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली ये नहीं बोला गया था कि सॉल्यूशन का निकालना, इन्होंने टर्म वाटर यूज कर दिया था, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, है ना, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन जनरली क्यों पूछेंगे, वो डेटा पता होता है। लेकिन बच्चा कंफ्यूज आराम से हो सकता था। ये क्वेश्चन तो जब वेंट ऑफ बता दे तब ये क्वेश्चन करते, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, आप कर सकते हो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, एक बार पढ़ो, फॉर्मूला वही लगना है। एक बार आप ट्राई कर लो। सारांश क्लियर हो रहा है। इनके क्वेश्चन में ये सबसे सीधी बात ये है कि इस चैप्टर में 4-5 फॉर्मूला है, याद हो गया, बात समझ आ गई, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन में ऊपर 2 टर्म लिखे हुए हैं ना, देखो नॉन वोलेटाइल लिखा हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। अभी अभी मैंने बात बताई थी ना कि जो आयंस में ब्रेक होगा उसके लिए आई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होती है जो ब्रेक नहीं है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है भाई, तो आई नहीं निकालना, सीधे सीधे जो फॉर्मूला यूज किया वही करना। 1 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम in 100 ग्राम of 2 different solvent, 2 सॉल्वेंट लिए, 1 ग्राम सॉल्यूट का ले लिया, ठीक, 2 सॉल्वेंट ले लिए, एक ए लिया है एक बी लिया, ठीक, इनके कितने लिए, 100 ग्राम और 100 ग्राम, इसमें 1 ग्राम डाल रहे हैं सोल्यूट, इसमें 1 ग्राम, whose ebullioscopic constant are in ratio of 1:5। मान लो इसके लिए के बी ए नाम दे दो, वो दिया के बी ए है, और इसके लिए के बी बी नाम ले लो इसके लिए, ठीक है, के बी की वैल्यू दी हुई है, तो दोनों के लिए के बी ए रेशियो के बी बी,
कितना दिया हुआ 1:। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? सबको क्लियर है? तो बोल रहे हैं रेशियो ऑफ एलिवेशन इन दियर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब पहला जो सोल्यूशन है उसमें डेल्टा टी बी जो निकालोगे उसको ए लिख दो ऐसे, और दूसरा जो सोल्यूशन है उसमें जो डेल्टा टी बी निकालोगे उसको बी लिख दो। इन दोनों का रेशियो पूछा गया, तो मतलब ये निकालना है। ठीक है, ये 2019 मेंस में आया, शायद मैंने लिखा नहीं। अच्छा क्वेश्चन, ये निकालना है अपने। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है, एक के लिए डेल्टा टी भी निकाल लो, दूसरे के लिए निकाल लो, दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रख दे रहे हो आप लोग कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो आप लोग इसमें देखो सोल्यूट 1 ग्राम है पहले वाले में, दूसरे में भी सोल्यूट 1 ग्राम है। पहले वाले में 100 ग्राम सॉल्वेंट है, इसमें भी 100 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। यानी कि जो सॉल्वेंट और सोल्यूट लोगे आप वो दोनों सॉल्यूशन में इक्वल ले सकते हो क्या? मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरी वैल्यू लेके सॉल्व करो। ठीक है, ये तो 1 1 है, इसको ले लो, इसको एक्स एक्स मान लो, दोनों में कट जाएगा। जब डिवाइड करेंगे, एक के लिए डेल्टा टी भी निकालोगे, दूसरे के लिए निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे तभी तो रेशियो लाओगे, तो एक्स एक्स कट जाएगा, जैसे 100 कटेगा वैसे। मोलर मास भी कट जाएगा क्योंकि सोल्यूट एक ही है, तो अगर एक में m लोगे तो दूसरे में भी m ले लोगे मोलर मास। एक मिनट, हाँ अच्छा यही बनेगा, अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी करके देख लो फिर हम करते हैं। अपना अपना आंसर निकालना है ना, ये नहीं कि हेमांग ने बोल दिया यही बनेगा, तो अपने हिसाब से निकालिए। सब लोग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं सब लोग। अच्छा देखते हैं भाई। हम्म, अच्छा आप कह रहे हो कि केबी का रेशियो अगर 1/5 है तो ये भी वही होगा, क्योंकि मोलैलिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, मोलैलिटी तो सेम ही हो गई। तो यही आ रहा होगा, मैं देख लूं, मुझे क्यों 5/1 याद आ रहा है, तो एक बार देख लेती हूँ, आंसर आएगा तो यही। टीबी 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 केबी टीबी केबी टीबी 2019 में 10 अप्रैल को आया है, सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन। 1/5, हाँ ठीक है। सबका आ गया? करके बता दूं? डेल्टा टी बी ए वाले के लिए निकाल रहे हैं, के बी ए इंटू एम, के बी ए
मोलरिटी क्या आ जाएगी, 1 ग्राम है और सोल्यूट का मोलर मास m मान लो। सॉल्वेंट कितना दिया था, 100 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये पहले के लिए आ गया। अब यही चीज दूसरे के लिए सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, KB और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तरीके से नहीं लगाया, यहाँ पे KB 1/m, सोल्यूट वही है तो मोलर मास भी सेम रहेगा, है ना, वही मोलरिटी सेम आएगी। अब KB, अब इसको डिवाइड कर दो सीधे सीधे, बाकी सारी वैल्यूज कट जानी है भाई, ये सब कुछ सेम है, सब कट जाएगा। KB/KB आ गया, 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। इजी था ना, इजी पीजी, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था। आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा ही आता है, एक आएगा आपका वन ऑफ फैक्टर पे, तो वन ऑफ फैक्टर जब निकालना सीख जाएंगे। और क्वेश्चन नहीं है क्या, एक बार मैं देख लूं, नहीं है तो एक दो और करवा देती हूँ। स्लाइड में कुछ दिख रहा है, नहीं है ना। एक क्वेश्चन और मैंने डाला था अच्छा सा, टीबी का कहाँ गया, इससे करवा देती हूँ। और करेंगे क्वेश्चन, बात क्लियर हो गई है ना। एक और कर लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। डाला तो था मैंने क्वेश्चन, कहाँ गया। किथे गया, चलो करते हैं क्वेश्चन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन बोलो। देवांग ये वाला बोलो, 19 क्वेश्चन बोलो। हाँ, when 13.44 gram of freshly prepared CuCl2 are added 1 kg of water, KB दिया हुआ है 0.5 केल्विन kg पर मोल, molecular weight of CuCl2 यही है क्वेश्चन, ठीक। देख क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सब लोग, CuCl2 है ना। देखो अब CuCl2 देखते हो, यहाँ ना तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन वोलेटाइल, ना यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका वाला, हाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कोई टर्म नहीं लिखा है। और जो CuCl2 होता है ना, ये ब्रेक होता है आयंस। CuCl2 क्या होता है, आयंस में ब्रेक होता है।
जब ऐसा केस हमको मिले तो हमें देखना होता है कितने आयंस में ब्रेक हो रही है ये चीज। CuCl2 को जब ब्रेक करते हैं तो Cu+2 और 2Cl- में ब्रेक हो रहा है। एक यूनिट अगर लेते हो आप उसकी तो कितने आयंस बन रहे हैं टोटल अगर देखो तो टोटल यूनिट कितनी बन रही है, एक तो Cu+2 बन रहा है और दो क्या बन रहे हैं Cl-। तो टोटल अगर यूनिट काउंट करो तो 3 यूनिट बन रही है, नहीं एक से कितनी बन रही है 3 यूनिट। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% है, 30% है, 40% है, कोई परसेंटेज दिया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ऐसा कुछ अगर नहीं दिया है तो हम लोग ये मानते हैं कि सब्सटेंस 100% डिसोसिएट हो रहा है। और जब 100% डिसोसिएट होता है तो जितने आयंस बनते हैं, जितनी यूनिट बनती है वही हो जाती है आई। वही क्या हो जाता है, जो हम आपको कैलकुलेट करना अभी सिखाएंगे वही क्या हो जाएगा आई। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कैच क्या है कि हमें आई, जिसको हम बोलते हैं वेन हॉफ फैक्टर, ये क्वेश्चन में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, जब क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉट गिवन, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। वी एज्यूम दैट 100% डिसोसिएटेड। और ऐसा जब केस होता है तो हम निकालते हैं एन, वो इक्वल हो जाता है आई के, और एन होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। यहां तक की बात क्लियर हुई। तो इस केस में हमने क्या देखा था कि CuCl2 ब्रेक होगा, Cu+2 बनाएगा, 2Cl- बनाएगा, एक यूनिट ये, दो यूनिट ये, दोनों को मिला के कितना हो गया 3। तो आई की वैल्यू क्या निकल आई 3। और आपको क्या बताया, जिस भी क्वेश्चन में आई पिक्चर में आ गया वहां पे हमें क्या करना है, जो वैल्यू निकालनी है वो आई यूज करके निकालनी है। तो अब निकालना है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जो फॉर्मूला ले रहे थे वहां पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आई भी। यही चेंज होगा वेंट ऑफ फैक्टर आने पे। जो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं उसमें वेंट ऑफ फैक्टर 1 लेते हैं, इसलिए आई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यही फॉर्मूला आता है। यहाँ पे आ गई आई की वैल्यू, तो ये वैल्यू 3 है। अब बाकी डेटा देख करके आंसर निकाल लेंगे। बाकी डेटा क्या है देखो, 13.44 ग्राम CuCl2 लिया है, 1 kg वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा टी भी निकालना है, के भी 0.52 दिया है, मोलैलिटी अलग से निकाल लेते हैं, 13.44 है ना, ये ग्राम दिए हुए हैं जीएम, वन 133.4 है केवल, नॉट 44। चलो डेटा रख लेंगे ना, मोलैलिटी निकाल लेते हैं ना, मोलैलिटी निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। डेटा आपके पास है ना हेमंत, मोलैलिटी निकालना है जीएम बाई एमएम। जिसको क्वेश्चन समझ आ जाए करे खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, ठीक है, फिर उसके बाद देखा करिए बोर्ड पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा। जब मैं कह दूं कि केवल बोर्ड पे देखिए तब केवल बोर्ड पे देखिए, जीएम डिवाइडेड बाई एमएम कर दें और ये केजी में ले लो। तो जीएम आप कितना बता रहे थे 1, और मोलर मास कितना दिया हुआ CuCl2 का क्वेश्चन में दिया है, नोट किया था
19 था शायद, यही था 133.4। वन एक सेकेंड, अब बोलना डेटा है ना, अब बोलो जी। 13.44 और ये दिया होगा 134.4। डेटा ऐसे दिए जाते हैं कि कट जाए, और ये केजी में 1 केजी दिया हुआ है, तो मोलैलिटी कितनी आ गई, ये डेसिमल उड़ा दो अगर, तो 1/10 आ जाएगी मोलैलिटी। अब यहाँ पे लगा दें, यही आ रहा है क्या सबका, चेक करके देख लो। कितना आना चाहिए, 0.156। पूछा क्या था इन्होंने क्वेश्चन में, पूछा क्या, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ तो वही डेल्टा टीवी पूछे, एलिवेशन का मतलब डेल्टा टीवी। सबका निकला बच्चों, आंसर देख लें हम लोग सही पहुंचे कि नहीं। मैं वो दिया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 0.05 दिया हुआ है, और कितना दिया है 0.1 दिया है, 0.16 दिया है, 0.16 आ जाएगा, 0.21। क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस लिख दिए जाए, ऑप्शंस बोल दो फटाफट लिख दो। ऑप्शंस देखो ये दिए हुए हैं, ये और 0.221। अब कौन सा मैच करेगा, अगर ध्यान से देखिए तो सी वाला करेगा क्या, ये भाई 0.156 आया है अपना, तो इसको 2 डिजिट तक कर लो, तो सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, विदुषी, राशि, कोमल, दीपक, सबको आ गया। कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन, आंसर भी यही दे रहे हैं, देख लो। टॉपिक 2 है लिखा होगा, टॉपिक 2 का कौन सा क्वेश्चन है, पीछे भी है, ठीक है। तो आज की क्लास ऑफ की जाए, क्या कहते हैं आप लोग, फोन आ रहा है, आने दो, क्लास के टाइम पे फोन नहीं अटेंड करते। फोन क्लास के टाइम पे किसका अटेंड करते हैं पता है, जिसकी क्लास होगी ना, अगर उसमें से कोई स्टूडेंट फोन साइलेंट पे करके, इसलिए रूल बनाना पड़ता है ना। तो बाय बाय बच्चों।